सोच के देखिए, आप दुनिया भर की भाषाएं बोल सकते हैं, धमाकेदार एक्शन कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के हथियार और व्हीकल चला सकते हैं, लेकिन आपको याद ही नहीं हो कि ये सब कुछ आप कैसे कर सकते हैं। इसी यूनिक कॉन्सेप्ट और अपने बेहतरीन फास्ट पेस एक्शन सीक्वेंसेस से जेसन बॉर्न मूवीज ने हॉलीवुड में एक्शन मूवीज का एक अलग ही ट्रेंड सेट किया। यही कारण है कि दुनिया भर के लोग इस सीरीज के इतने बड़े फैन हैं। और भैया, हमारे सब्सक्राइबर्स भी किसी से कम नहीं हैं, जो हमें लंबे समय से बार बार इस टॉपिक को सजेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आप सबका थैंक यू इस टॉपिक को हमें सजेस्ट करने के लिए, और सॉरी इस टॉपिक पर थोड़ी देर से वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द जेसन बॉर्न सीरीज फैक्ट्स, वो भी बहुत ही भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, जहां पर आपको पता चलेगा कि क्यों जेसन बॉर्न के कैरेक्टर के लिए पहले थोड़े ओल्डर एक्टर्स को कास्ट किया जा रहा था, जेसन बॉर्न आइडेंटिटी की कौन सी अल्टरनेट एंडिंग होने वाली थी, जेसन बॉर्न की मूवी के लिए मैट डेमन ने कौन कौन सी ट्रेनिंग ली थी, कहां पर होता है जेसन बॉर्न का स्टेज शो, और अंत में जानेंगे इस फ्रेंचाइजी के अचीवमेंट्स और फ्यूचर के बारे में। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। जेसन बॉर्न मूवी सीरीज बेस्ड है लेट अमेरिकन ऑथर रॉबर्ट लैंडम की इसी नाम के नॉवल सीरीज पर। जब इस कहानी पर मूवी बनाने की बात आई तो इसके पहली मूवी के डायरेक्टर डग लाइमन ने खुद प्लेन उड़ाकर ऑथर के घर मोंटाना अमेरिका में उनकी परमिशन इस मूवी के लिए मांगने गए। ऑब्वियसली परमिशन भी मिल गई और मूवी भी बन गई, लेकिन इस मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान ही ऑथर रॉबर्ट लैंडम की डेथ हो गई और वो अपनी कहानी पर बेस्ड मूवी को नहीं देख पाए। अगर सब कुछ पुराने प्लान के हिसाब से होता तो जेसन बॉर्न हमें अपनी स्लाइटली मैच्योर एज में दिखता, क्योंकि बुक्स के अंदर ये एक मैच्योर कैरेक्टर है। यही कारण है कि इस रोल को पहले रसल क्रो और सिल्वेस्टर स्टैलोन को भी ऑफर किया गया था, लेकिन इन दोनों ने मना कर दिया, जिसके कारण इस कैरेक्टर को थोड़ा और यंग दिखाने का डिसीजन लिया गया। जिसके बाद इस रोल को ब्रैड पिट को भी ऑफर किया गया था, लेकिन अपनी 2001 की स्पाई गेम मूवी में बिजी होने के कारण उन्होंने इस रोल को रिफ्यूज कर दिया। बाद में इस रोल को फाइनली मैट डेमन को ऑफर किया गया और तभी से ये कैरेक्टर उनके आइकॉनिक रोल्स में से एक बन गया। जेसन बॉर्न आइडेंटिटी की कहानी की सेटिंग भले ही स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में बेस्ड हो, बट इसे शूट प्राग में किया गया था। प्रॉब्लम यहाँ पर ये नहीं है, एक्चुअली प्राग की ठंड का अंदाजा प्रोडक्शन को सही से नहीं मिल पाया था और इसका सीधा हर्जाना इसके लीड एक्टर मैट डेमन को उठाना पड़ा, जहाँ पर सब जीरो कंडीशंस में वो अपने सीन्स के दौरान कांप रहे थे, जिसके कारण वो अपनी लाइंस को ठीक से नहीं बोल पा रहे थे और पोस्ट प्रोडक्शन में उन्हें अपनी लाइंस को रीडब करना पड़ा। कांप कह रही हो? तो आप जेसन बॉर्न मूवीज के कितने बड़े फैन हैं? आप जितने बड़े भी फैन होंगे, मिथबस्टर के एडम सैवेज जितना जेसन बॉर्न का फैन होना मुश्किल है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इनके पास है जेसन बॉर्न आइडेंटिटी में यूज किया हुआ जेसन बॉर्न के बैग का हूबहू रेप्लिका, और कोई ऐसा वैसा रेप्लिका नहीं, इसके अंदर के सारे कंटेंट से भरा हुआ रेप्लिका। यहाँ तक कि इसके अंदर मूवी में दिखाए सारे के सारे पैसे भी हैं। वो बात अलग है कि वो नकली हैं। इन सारे के सारे कंटेंट्स को जुटाने के लिए एडम सैवेज ने सीन के एक एक फ्रेम को रोककर सारे के सारी चीजों की लिस्ट बनाई, जहाँ पर उन्हें कुछ चीजें खुद से डेवलप करनी पड़ी और कुछ चीजें सेकंड हैंड बाई करनी पड़ी। यहाँ तक कि समय के हिसाब से कुछ चीजें बिकना भी बंद हो गई थीं, पर कुछ भी करके उन्होंने इस बैग और इसके कंटेंट को अपने कलेक्शन का हिस्सा बना ही लिया। पहली मूवी की जितनी शांत और इम्पैक्टफुल एंडिंग हुई, पहले बेसिकली ये बहुत ही ज्यादा एक्शन से भरपूर होने वाली थी, जहाँ पर कुछ असैसिन्स जेसन का पीछा रॉकेट लॉन्चर्स और मोटरसाइकिल्स के साथ करते, जो ऑब्वियसली स्क्रीन पर बहुत ही धमाकेदार दिखने वाला था। लेकिन इसके लीड कैरेक्टर मैट डेमन ने ये कहा, No, God, please, no, no, no! इसलिए इसकी एंडिंग को शांत और मीनिंगफुल रखा गया। 2004 की जेसन बॉर्न सुप्रीमेसी के बाद ये फ्रेंचाइजी बंद होने वाली थी, जिसके कारण पहली मूवी के कई सारे छूटे हुए लूप होल्स को इसी मूवी के अंदर क्लियर करके इसे बंद किया जाना था। लेकिन जब यूनिवर्सल पिक्चर्स को इस फ्रेंचाइजी से फायदा पहुंचने लगा, तो उन्होंने इसकी कहानी को आगे बढ़ाने का फैसला किया, जिसके कारण थर्ड मूवी के लिए एक नई कहानी लिखी गई और वो कहानी इस मूवी से कनेक्ट हो, इसके लिए इसकी एंडिंग को फिर से शूट किया गया, जहां पर पॉल ग्रीनग्रास को $2.5 लाख एक्स्ट्रा दिया गया। ऊपर से मैट डेमन को ओशियंस 12 की शूटिंग को छोड़कर इस मूवी के लिए शूट करने वापस आना पड़ा, और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मूवी के रिलीज होने से 2 हफ्ते पहले की बात है।
अब चलिए बात करते हैं मैट डेमन की इस कैरेक्टर से जुड़ी हुई ट्रेनिंग के बारे में। तो इस फिल्म के लिए मैट डेमन ने फिलिपिनो मार्शल आर्ट काली सीखा, जिसमें बेसिकली अपोनेंट की एनर्जी का इस्तेमाल उसी के खिलाफ किया जाता है। साथ ही साथ वो इस मूवी के अंदर ब्रूस ली की जीट कुंडो भी करते हुए दिखे हैं, जिसे बहुत लोग कार्व मागा समझ रहे थे। वहीं पर फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ उन्हें फायर आर्म्स की भी ट्रेनिंग लेनी पड़ी थी, जहां पर उन्होंने गन्स के साथ घंटों बिताए और इवेंचुअली वो इन्हें यूज करने में प्रो हो गए और वो फाइटिंग और गन्स को इस्तेमाल करने में इतने ज्यादा प्रो हो गए कि उन्होंने बॉर्न सुप्रीमेसी में एक्टर टॉम ग्रिफिन की नाक ही तोड़ दी थी। डायरेक्टर पॉल ग्रीनग्रास को बॉर्न अल्टीमेटम के लिए बहुत ही मुश्किल से वाटरलू के ट्रेन स्टेशन पर शूटिंग करने का परमिशन मिला था, लेकिन परमिशन मिलने के बाद भी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, जहां पर बहुत सारे लोग शूटिंग को देखने के लिए स्टेशन पर जुट गए और देखते ही देखते बहुत बड़ा जमावड़ा लग गया, जिसके कारण डायरेक्टर पॉल ग्रीनग्रास ने एक शातिर चाल चली, जहां पर उन्होंने इसकी एक डमी प्रोडक्शन स्टेशन के दूसरी साइड पर रखवा दी, जिसके कारण कई सारे लोग को ऐसा ही लगा कि शूटिंग वहां होने वाली है और यहाँ पर भाई लोगों ने अपना काम धीरे से बना लिया। चौथी मूवी में मैट डेमन अपने कैरेक्टर जेसन बॉर्न के रूप में नहीं दिखे, क्योंकि पिछली जेसन बॉर्न मूवीज के डायरेक्टर पॉल ग्रीनग्रास इस मूवी के लिए वापस नहीं आ रहे थे। उनके बजाय जेरेमी रेनर का कैरेक्टर एरन क्रॉस दिखा। जेरेमी रेनर के हिसाब से द बॉर्न लेगेसी में उनके लिए सबसे ज्यादा कठिन स्टंट वो बाइक सीन था, जिसमें वो रेचल वाइज को बिठाकर मनीला की सड़कों पर बाइक चेज कर रहे थे। इन दोनों के हिसाब से इन्हें मालूम नहीं था कि इन्हें ये बाइक चेज सीन करना होगा, जिसके कारण इस सीन को अच्छे से परफॉर्म करने का प्रेशर जेरेमी रेनर के ऊपर बहुत ज्यादा था। ऊपर से उन्हें रेचल वाइज को बिना कोई नुकसान पहुंचाए इस सीन को कंप्लीट करना था। मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि आपने जेसन बॉर्न की सारी मूवीज नहीं देखी होंगी। अब आप कहेंगे कि कैसी बात कर रहा है यार, सिर्फ गिन के 5 ही मूवीज तो हैं। आप सर्टेनली जेसन बॉर्न की पुरानी मूवी को इसमें काउंट नहीं कर रहे हैं। 1988 में नॉवल के एक्यूरेट इस पर 4 घंटे की एक मूवी भी आ चुकी है, जो एक टीवी स्पेशल थी और इसमें जेसन बॉर्न को मूवीज के हिसाब से थोड़ा मैच्योर दिखाया गया है, जहां पर रिचर्ड चेम्बर ने इसके लिए जेसन बॉर्न का रोल प्ले किया है। अब चलिए बात करते हैं जेसन बॉर्न की बुक्स और मूवी से कुछ डिफरेंसेस के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जेसन बॉर्न अपनी 50s की उम्र में होता है, मूवीज के अंदर शुरुआत में इसे अपने अर्ली 30s में दिखाया गया है। बुक्स के अंदर बेसिकली डेविड वेब एक फॉरेन सर्विस ऑफिसर है जो ईस्टर्न रिलेशंस में काफी माहिर है। साथ ही साथ उसकी एक बीवी और 2 बच्चे भी होते हैं, लेकिन वियतनाम वॉर में इन्वॉल्वमेंट के कारण उसके बीवी बच्चे भी मारे जाते हैं और यहीं से खुद को अकेला पाकर वो अपने आप को गवर्नमेंट को डिवोट कर देता है, जहां पर वो स्पेशल फोर्स यूनिट मेडुसा का हिस्सा बनता है और यही ब्लैक ऑप्स ग्रुप उसे उसकी ट्रेनिंग देते हैं। बाद में मेडुसा ही जिम्मेदार बनती है ट्रेडस्टोन के फॉर्मेशन के लिए और इसी के बाद से जेसन बॉर्न की पहली मूवी की कहानी जेसन बॉर्न आइडेंटिटी से जुड़ती है। लेकिन मूवीज के अंदर जेसन बॉर्न की पास्ट लाइफ में उसके बीवी और बच्चों का कोई कनेक्शन नहीं दिखाया गया है। अगर आप जेसन बॉर्न को मूवीज और बुक्स में दोनों में एंजॉय कर चुके हैं और अगर आप एक लाइव एक्शन फील चाहते हैं, तो ऑरलैंडो अमेरिका के यूनिवर्सल स्टूडियोज के थीम पार्क में खुल गया है द बॉर्न स्टंटेकुलर, जो बेसिकली एक स्टेज शो है जहां पर अलग अलग सेट पीसेस, विजुअल प्रोजेक्शन और प्रैक्टिकल इफेक्ट से जेसन बॉर्न की एक नई और अलग कहानी दिखाई गई है, जो बहुत ही ऑसम है। तो अगर यहाँ पर आसपास अगर आपका कोई जाने का प्लान बने तो इसे मिस बिल्कुल भी मत करिएगा। अब चलिए बात करते हैं उस इंसान के बारे में जो इस कहानी के लिए इंस्पिरेशन बना। एक्चुअली जेसन बॉर्न का नाम लिया गया है आंसेल बॉर्न से, जो बेसिकली डिसएसोसिएटिव फ्यूग का एक बहुत ही फेमस और यूनिक केस है, जहां पर 17 जनवरी 1987 को एंसेल ब्राउन प्रोविडेंस रोड आइलैंड पहुंच गया, जहां पर उसे अपनी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं था और एजे ब्राउन के नाम से अपनी बेकरी और स्टेशनरी की दुकान भी खोल ली। लेकिन जब कुछ महीने बाद उसे अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में फिर से याद आया, तो वो सारी की सारी नई चीजों को भूलकर अपने घर वापस चला गया। बाद में उसके नेफ्यू ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स की मदद से हिप्नोसिस से उसके बारे में जानकारी हासिल की और इसके अजीब से और यूनिक केस को डॉक्यूमेंट किया गया और यही बेसिकली जेसन बॉर्न की कहानी का इंस्पिरेशन बनी। अब चलिए बात करते हैं इस फ्रेंचाइजी के कुछ अचीवमेंट्स के बारे में। तो हाँ, इस फ्रेंचाइजी ने बहुत कुछ अचीव किया है और अगर बात करें क्रिटिकली तो इसकी तीसरी मूवी ने 3 ऑस्कर अवार्ड जीते हैं, जहां पर इसे बेस्ट फिल्म एडिटिंग, बेस्ट साउंड एडिटिंग और बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए अवार्ड दिया गया। साथ ही साथ बेस्ट एडिटिंग और बेस्ट साउंड के लिए
बाफ्टा अवार्ड भी दिया गया, जहां पर फाइनेंशियली भी ये मूवी सीरीज काफी सक्सेसफुल साबित रही, जहां पर पहली और दूसरी मूवी के 60 और 75 मिलियन डॉलर्स की बजट पर इसने 214 और 288 मिलियन वर्ल्ड वाइड कमाए, और पांचों मूवी की टोटल 490 मिलियन डॉलर्स की बजट पर इसने 1.5 बिलियन डॉलर्स वर्ल्ड वाइड कमाए, जो एक क्लियर फाइनेंशियल सक्सेस है। अब इसका फाइनेंशियल सक्सेस ही कारण है कि जेसन बॉन्ड फ्रेंचाइजी टीवी सीरीज के रूप में भी आई, जहां पर सीरीज ट्रेडस्टोन इसी मूवी यूनिवर्स का हिस्सा है। और अगर आपने ये शो अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी देख लीजिए, क्योंकि इसके आने वाली अगली मूवी में इसके प्रोड्यूसर बेन स्मिथ ने कंफर्म कर दिया है कि ये सीधे अगली मूवी से जुड़ने वाली है। तो लीजिए, ये थी आप सबकी भारी डिमांड पर जेसन बॉन्ड मूवी सीरीज के 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम फैक्ट्स। मुझे उम्मीद है कि मैंने जितना आपको इस वीडियो के लिए इंतजार करवाया, उस हिसाब से ये वीडियो उतनी अच्छी भी होगी। और अगर ऐसी बात है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको इस वीडियो में बताए हुए कौन से फैक्ट बहुत ज्यादा अमेजिंग लगे। मुझे पर्टिकुलरली एडम सैवेज की इस बैग की रेप्लिका और आंसल बॉन्ड के बारे में जानकर बहुत हैरानी हुई। इनके अलावा भी इस सीरीज के बारे में आपको कोई और फैक्ट मालूम है तो मुझे कमेंट में बताना मत भूलिएगा। इसके अलावा हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए हुए एंजॉय करते रहिए। और तो और अगर आप चाहें तो इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों और ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।